नमस्कार। आज हम एक बहुत ही लंबी यात्रा पर निकलने वाले हैं, समय में पीछे, प्राचीन भारत के 10 लाख साल के अविश्वसनीय इतिहास को खंगालने के। ये एक बहुत बड़ी कहानी है और कोशिश रहेगी कि इसे कुछ ही मिनटों में समेटा जाए। अब सवाल ये है कि इतनी लंबी कहानी को इतने कम समय में कैसे बताया जाए। देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और राजा महाराजाओं की कहानी नहीं है। ये तो असल में इंसान के विकास की कहानी है, पत्थर के औजारों से लेकर बड़े बड़े साम्राज्यों तक। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो इस बड़ी कहानी को समझने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास आखिर होता क्या है और इतने लंबे समय को हम नापते कैसे हैं। बड़ी दिलचस्प बात है कि संस्कृत में जो शब्द है इतिहास, उसका मतलब ही है ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। मतलब ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो सच में हुईं, जो हकीकत में घटित हुईं। अब इतनी लंबी कहानी को नापने के लिए हमें एक टाइमलाइन तो चाहिए, है ना? तो हम इस्तेमाल करते हैं बीसी और एडी का। समझिए, बीसी में साल घटते जाते हैं, जैसे 500 के बाद 499, और एडी में बढ़ते जाते हैं, 500 के बाद 501। बस इसी से हमें पूरी कहानी का एक ढांचा मिल जाता है। तो चलिए अब टाइमलाइन में बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। देखते हैं कि इंसानियत के पहले कदम कैसे पड़े, वो नींव कैसे रखी गई जिस पर आज की सभ्यता खड़ी है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 42 लाख साल पहले। ये दिखाता है कि इंसान का सफर कितना कितना लंबा रहा है। पहले औजार बनाने वाले आए, फिर वो जिन्होंने आग का इस्तेमाल करना और सीधा खड़ा होना सीखा, और आखिर में हम, यानी होमोसेपियंस। लेकिन असली क्रांति आई नवपाषाण काल में, यानी नियोलिथिक पीरियड में। सोचिए, पहिया और खेती, इन दो चीजों ने सब कुछ बदल दिया। अब इंसान एक शिकारी से किसान बन रहा था। वो एक जगह टिककर रहना सीख रहा था, बस्तियां बसा रहा था। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। हजारों साल की धीमी तरक्की के बाद अचानक से इतिहास में एक धमाका होता है और सामने आती है दुनिया की सबसे पहली और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक। ये बात है करीब 2500 ईसा पूर्व की। जरा सोचिए, जिस वक्त मिस्र के लोग पिरामिड बना रहे थे, ठीक उसी वक्त आज के भारत और पाकिस्तान के इलाके में एक कमाल की शहरी सभ्यता फल फूल रही थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये कोई मामूली बस्तियां नहीं थीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंजीनियरिंग के कमाल थे। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, पानी का इतना जबरदस्त मैनेजमेंट। और तो और, ये लोग मेसोपोटामिया तक से व्यापार करते थे। ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये लोग अपने समय से इतना आगे कैसे थे। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई और उसकी जगह ली एक नए दौर ने, एक नए युग ने। ये था वैदिक काल, जिसे ताकत मिली एक नई धातु से और दिशा मिली नए विचारों से। और इस नए दौर को ताकत दी एक नई धातु ने, लोहा। करीब 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की खोज हुई तो इसने सच में समाज को बदल कर रख दिया। अब औजार ज्यादा मजबूत थे, जंगलों को साफ करना आसान हो गया था और धीरे धीरे बड़े बड़े राज्य बनने लगे थे। अब जब समाज बड़ा हो रहा था तो नए नए विचार और नई नई फिलॉसफी भी सामने आ रही थी। और इसी दौर में कुछ महान आध्यात्मिक गुरु सामने आए। इनमें से एक थे महात्मा बुद्ध, जिन्हें उनकी शिक्षाओं के लिए एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया। उसी दौर में करीब 6ठी सदी ईसा पूर्व में 2 बड़े धर्म सामने आए, जैन धर्म, जिसकी अगुवाई महावीर ने की, और बौद्ध धर्म, जिसे महात्मा बुद्ध ने स्थापित किया। दोनों ने उस वक्त के समाज को एक नई दिशा दी, एक नया रास्ता दिखाया, और इनका असर आज भी पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। तो अब हमारे पास बड़े राज्य हैं, नए विचार हैं, और अब वक्त था भारत के पहले महान साम्राज्यों का। हम बात कर रहे हैं मौर्य और गुप्त वंश की। और जब हम मौर्य साम्राज्य की बात करते हैं तो सम्राट अशोक का जिक्र जरूर आता है। उनकी कहानी तो सच में कमाल की है। सोचिए, एक बहुत ही क्रूर राजा जिसने कलिंग का भयानक युद्ध जीता, लेकिन उस युद्ध में हुए खून खराबे को देखकर उसका दिल ऐसा बदला कि उसने हिंसा का रास्ता ही छोड़ दिया और शांति और धम्म का प्रचारक बन गए। मौर्यों के कई 100 साल बाद एक और महान साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य। और इस दौर को पता है क्या कहते हैं? प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, यानी गोल्डन एज। और इसे स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? अरे भाई, वजह देखिए।
साहित्य में महान कवि कालिदास, विज्ञान में आर्यभट्ट जिन्होंने पाई की कीमत बताई, और हाँ, दुनिया को शून्य यानी जीरो का कॉन्सेप्ट भी इसी दौर में मिला। कला और वास्तुकला तो अपने चरम पर थी। तो प्राचीन भारत का ये लंबा सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ रहा है, एक अंतिम महान सम्राट के साथ जो इस पूरी विरासत को एक साथ लेकर चले। ये थे सम्राट हर्षवर्धन। 7वीं शताब्दी में इनका राज था और इन्हें अक्सर प्राचीन भारत का आखिरी महान हिंदू सम्राट माना जाता है। इनके बाद भारत के इतिहास का एक नया अध्याय मध्ययुगीन काल शुरू होने वाला था। तो पत्थर के पहले औजारों से शुरू होकर जीरो के कॉन्सेप्ट तक प्राचीन भारत की विरासत सच में बहुत बड़ी है। इसने पत्थर के साम्राज्य बनाए और ऐसे विचार दिए जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। लेकिन जैसा कहते हैं, इतिहास कभी रुकता नहीं। सवाल ये है कि इन महान साम्राज्यों के बाद अब कौन सा नया अध्याय शुरू होने वाला था। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।